Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा की अपनी श्रृंखला में अभी तक हमने बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में चर्चा की है और आज की इस पूरी चर्चा में हमारा लक्ष्य सोशलिज्म या समाजवाद पर चर्चा करना है। हम लोगों ने विस्तार से मार्क्सवाद के बारे में चर्चा की है और मार्क्सवाद से संबंधित अपनी चर्चा में मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कि मार्क्सवाद के भीतर किस तरीके से अलग-अलग तरह की एक स्तर उभर कर सामने आते हैं विचारों के, क्लासिकल मार्क्सवाद और ह्यूमनिस्ट मार्क्सवाद के रूप में। और आज की इस चर्चा में हमारी कोशिश होगी कि हम सोशलिज्म की अन्य धाराओं के बारे में समझें। हम यह समझने का प्रयास करें कि जो समाजवाद की एक धारा रही है समाज विज्ञान में, उसका स्वरूप कैसा रहा है। और इसके साथ ही हमारी कोशिश यह समझने की भी होगी कि जो तीसरी दुनिया है और उस संदर्भ में मैं भारत का उदाहरण आपके सामने रखूंगा, वहां पर समाजवाद किस रूप में उभर कर सामने आया। यानी कि एक कम्युनिस्ट आंदोलन तो अस्तित्व में था ही और मार्क्सवाद से प्रभावित होकर एक अलग धारा भी चल रही थी जो कि ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म के रूप में उभर कर सामने आई थी, जिसमें हमने मार्क्स के बाद के लेखन या पहले के लेखन जो कि बाद में मिले, यानी कि युवा मार्क्स की रचनाओं को रखा था और उसको आधार बनाकर या उससे प्रभावित होकर या फिर खुद स्वतंत्र रूप से भी अलग तरीके से जिन लोगों ने मार्क्सवाद की चिंतन किया, उन्हें उसमें शामिल किया था। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है वो इससे बिल्कुल ही अलग होगी। इसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक पूरा सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, वह किस रूप में सामने आता है और फेबियन सोशलिज्म क्या है, रिविजनिज्म का जो पूरा डिबेट है वो क्या है, और अंत में हम भारतीय संदर्भ में इस बात पर भी ध्यान देंगे कि भारत में समाजवाद की जो पूरी रूपरेखा रही है वो किस रूप में सामने आई है। तो अभी जो हमारी चर्चा है उसमें सबसे जो शुरुआती प्रमुख बिंदु हमें याद रखने की आवश्यकता है वह यह कि हम आज जो समाजवाद की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम जो समाजवाद का बड़ा हिस्सा है यानी कि मार्क्सवाद, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले के 2 एपिसोड में मैं इसके बारे में बता चुका हूं। अभी मेरा लक्ष्य मार्क्सवाद से इतर, मार्क्सवाद से अलग हटकर जो समाजवाद की धाराएं सामने आई हैं उन पर विचार करना है। अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो जो सबसे शुरुआती चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वह यह है कि समाजवादी या समाजवाद शब्द लैटिन शब्द सोशियर से उत्पन्न हुआ है, सोशिएर। सबसे पहले 1827 में ब्रिटेन में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका प्रयोग कोऑपरेटिव मैगजीन के एक अंक में हुआ। 1830 के दशक के आरंभ में ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवेन और फ्रांस में सेंट साइमन के अनुयायियों ने इनके विचारों के लिए समाजवाद शब्द का आरंभ कर दिया। तो शुरुआती दौर में समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है वह ज्यादा पुराना नहीं है, हम यह कह सकते हैं। और अगर हम समाजवाद के मुख्य तत्वों की बात करें तो इसमें सबसे जो पहला और बुनियादी तत्व है वो यही है कि इसमें मनुष्यों को के बारे में यह माना जाता है कि वे समुदाय के भीतर रहने वाले प्राणी के रूप में हैं। यह जो सोच है वह पूरी तरीके से उदारवादी चिंतन से अलग है। उदारवादी चिंतन में समुदाय को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उदारवादी चिंतन में व्यक्ति की जो अपनी सोच होती है, व्यक्ति की जो अपनी क्षमता होती है, उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समुदाय की जो एक पूरी अवधारणा है उसने जो समाजवाद की धारा है उसमें एक बुनियादी तत्व का काम किया। दूसरे स्तर पर इसमें सहयोग के तत्व पर बल दिया जाता है, यानी कि मनुष्य जो होते हैं वे समुदाय में रहते हैं और उनमें
आपस में कटुता के साथ बर्ताव करने के बजाय, शत्रुता के साथ बर्ताव करने के बजाय, एक दूसरे से छीना झपट और हिंसा करने के बजाय सहयोग की भावना होती है और वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं और सहयोग करके एक बेहतर जीवन के लिए एक सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, इसमें समानता के मूल्य पर जोर दिया जाता है। समानता का मतलब यह नहीं है कि हर स्तर पर, हर मायने में समानता, यानी कि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि यह उम्मीद की जा रही है समाजवाद की पूरी अवधारणा के भीतर कि हर व्यक्ति एक जैसा हो जाएगा, सबकी बुद्धिमत्ता, सबका इंटेलिजेंस जो है वो एक जैसा हो जाएगा। यह उम्मीद नहीं है, बल्कि इसका उम्मीद इसमें बुनियादी रूप से यही है कि कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होगा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण स्थापित कर सके, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि इतनी दुर्बल स्थिति में रहे कि वह जिस तरीके से एक मानवीय जीवन जीना चाहता है वैसा ना जी पाए। लेकिन इसके साथ ही ये सामाजिक वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और सामाजिक वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करने का मतलब यह है कि समाज में अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग तरीके के वर्ग हैं। इसमें से कुछ वर्गों की स्थिति ज़्यादा मजबूत हो सकती है, और जो समाजवाद के भीतर जो अलग-अलग धाराएँ हैं, जिसमें मैं मार्क्सवाद का भी उल्लेख करूँगा, तो मार्क्सवाद की धारा में वो ये मानकर चलते हैं, जितने भी उस धारा को मानने वाले विद्वान हैं, कि एक समय ऐसा आएगा जब यह जो पूरा टकराव है वह खत्म हो जाएगा और उस टकराव के स्थान पर एक ऐसी स्थिति सामने आएगी जहाँ पर कि जितने सारे व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वह आपस में मिल-जुल कर स्वाभाविक रूप से रहेंगे। लेकिन समाजवाद की जो अन्य धाराएँ हैं जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश में यह माना जाता है कि जो अलग-अलग तरह के सामाजिक वर्ग हैं उनमें एक तरीके का साझापन या एक सामंजस्य की स्थिति लाई जा सकती है। और इसी संदर्भ में जो समाजवाद का जो चौथा बिंदु है, साझा स्वामित्व का बिंदु, वह उभर कर सामने आता है। यानी कि इसमें यह माना जाता है कि चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे कोई अन्य तत्व हों जो कि समाज के भीतर, समुदाय के भीतर हैं, उस पर सबका साझा स्वामित्व है, बजाय इसके कि कोई एक वर्ग या कोई एक तबका इसका दावा करे। तो जो मुख्य बात है वह यह है कि ये जिन तत्वों का उल्लेख मैंने किया, उन तत्वों के बारे में समाजवाद की विभिन्न धाराओं में अलग-अलग तरह के मत हो सकते हैं। खास तौर पे मैंने जो इंगित किया आपके सामने, वह सोशल क्लास के एग्जिस्टेंस या सामाजिक वर्ग के अस्तित्व के बारे में। लेकिन आम तौर पर एक समुदाय का अस्तित्व होना, मनुष्यों में सहयोग की भावना का होना, मनुष्यों के भीतर साझा स्वामित्व की भावना का होना, ये सारे जो तत्व हैं और समानता के प्रति जो एक चाह या जो एक आग्रह है, वह समाजवाद की हर प्रकार के समझ में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम इसे एक दूसरे अर्थ में समझने की कोशिश करें, जैसे कि मैं बार-बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समाजवाद हासिल करने का जो तरीका है, वह अलग-अलग तरीके से या अलग-अलग रूपों में सामने आया है। मिसाल के तौर पर एक क्रांतिकारी समाजवाद की बात है, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी मार्क्सवाद के रूप में। हालाँकि हमने लेनिनवाद और माओवाद के बारे में विस्तार से नहीं देखा था, लेकिन आप सबको यह पता होगा, अगर आपने पिछले एपिसोड्स को देखा होगा तो, या अगर आप राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान के छात्र हैं, तो आपको यह अंदाजा होगा कि कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे सिद्धांत को देने की कोशिश की जिससे कि सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है और एक वर्गहीन स्थिति लाई जा सकती है। एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है जहाँ पर वर्गों का अस्तित्व ना हो और वो एक साम्यवादी समाज हो। और फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, कुछ अन्य रचनाएं की और इसमें इन लोगों ने इस तरीके का सिद्धांत प्रस्तुत किया। V.I. लेनिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी के माध्यम से मार्क्सवाद की कुछ के बुनियादी सिद्धांतों में थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए, उसमें वैनगार्डिज्म का तत्व लाते हुए सबसे पहले 1917 में क्रांति की थी। और ये इस चीज को मानते थे कि आगे चलकर एक वर्गहीन समाज की दिशा में या एक कम्युनिस्ट समाज की दिशा में हम जा सकते हैं और हम ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं। माओ त्से तुंग जो थे, उन्होंने चीन में 1949 के दौर में एक क्रांति की थी और जो खास बात है वह यह है
कि चाहे वो माओ से तुंग हो या फिर हम दूसरे किसी विद्वान का नाम लें यानी कि लेनिन का नाम लें, इन सब ने मार्क्सवाद में थोड़ा बहुत संशोधन ज़रूर किया। मिसाल के तौर पर माओ से तुंग जो हैं वो अलग तरीके से इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किस तरीके से हिंसक क्रांति के माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन उस बदलाव में वो गुरिल्ला वॉरफेयर का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक समूह में इकट्ठा होकर जो शासन के प्रमुख भवन हैं या शासन की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उस पर कब्जा कर लें। और उसी तरीके से इन्होंने किसान वर्ग को लेकर क्रांति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन ये सारे के सारे ऐसी धाराएं हैं जिसके बारे में थोड़े संक्षेप में, मतलब मैंने माओ के बारे में बहुत विस्तार से आपको नहीं बताया, लेकिन हमने इसकी चर्चा की है जब हम मार्क्सवाद की बात कर रहे थे तो। लेकिन जिस विकासात्मक समाजवाद की हम बात आज करने वाले हैं, उसमें जो बुनियादी तत्व है वो यही है कि अगर हमें सामाजिक बदलाव करना है, तो उस सामाजिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने का जो सबसे बुनियादी रास्ता है, वो इवोल्यूशनरी तरीके से है। क्रांतिकारी तरीके से बदलाव की कोई गारंटी नहीं है। यह भी हो सकता है कि कोई बुरी स्थिति आ जाए, लेकिन अगर हम धीरे-धीरे प्रयास करते रहें, तो इवोल्यूशनरी तरीके से, विकासात्मक तरीके से हम समाजवाद को हासिल कर सकते हैं। और इसमें फिर अलग-अलग तरीके की धारणाएँ सामने आईं और उस पर हम एक-एक करके विचार करेंगे। जो सबसे पहले जो सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा सामने आई, जिसमें जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा थी और इसके भीतर फिर अलग-अलग उपधाराओं के अस्तित्व को हम देख सकते हैं। और इसमें जो एक विकासात्मक समाजवाद की अवधारणा थी, वो महत्वपूर्ण मानी गई। सबसे शुरुआत में मार्क्सवाद को आधार बनाकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के दूसरे भाग में 7वें या 8वें दशक के आसपास कई सारे ऐसे दलों का गठन हुआ, जिसमें कि मार्क्सवाद को एक बुनियादी विचार माना गया। और इसमें जो मार्क्सवाद के भीतर जो सामाजिक लोकतंत्र ऊपर जोर देने वाले दल थे, जर्मनी में कुछ दल गठित हुए और अन्य दलों में भी, अन्य देशों में भी, तो उन्होंने इसे राजनीतिक लोकतंत्र से अलग माना और यह कहा गया कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, इसमें प्रोडक्शन के जो पावर्स होते हैं, उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं, उनका कलेक्टिवाइजेशन या सामूहिकीकरण किया जाएगा और इसके माध्यम से बदलाव स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में यह कहा गया कि यह मोटे तौर पर किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करने का एक तरीका मात्र है। लेकिन उन्होंने जिस सामाजिक लोकतंत्र की बात की, उसे उन्होंने ज्यादा रेडिकल माना। जर्मनी में 1875 में गठित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसी तरह की एक पार्टी थी। लेकिन जब 20वीं सदी की शुरुआत होती है, तो ऐसे अधिकांश पार्टियों ने संसदीय रास्ते को अपना लिया, यानी कि वो चुनाव में भागीदारी करने लगे, चुनाव में सत्ता की प्राप्ति के माध्यम से वे कुछ खास तरीके का बदलाव करने का स्वप्न देखने लगे। और इन्होंने खुद को क्रमिक या शांतिपूर्ण समाजवाद के प्रति समर्पित कर दिया। क्रमिक का अर्थ है कि धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्तरों में बदलाव आएगा और शांतिपूर्ण तरीके से आएगा, उसके लिए किसी हिंसक क्रांति की आवश्यकता नहीं है और इसी तरीके से हम समाजवाद के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो क्लासिकल मार्क्सिज्म का जो नोशन था कि क्लास स्ट्रगल होगा, रेवोल्यूशन होगा, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट होगा, फिर समाजवाद और उसके आखिर में साम्यवाद की स्थिति आएगी, उससे ये एक अलग दिशा की ओर आगे बढ़ गया। और 20वीं सदी के मध्य में इन पार्टियों ने पूंजीवाद में सुधार करके इसे माननीय बनाने को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। यानी कि आरंभिक दौर में तो पहले उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना ही है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देशों में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज थी, उन्होंने ये कहा कि अब पूंजीवाद को पूरी तरीके से नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है और इसे ज्यादा मानवीय बनाया जा सकता है। इसे ऐसा बनाया जा सकता है जिससे जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक तबका है, उसे कम से कम शोषण का सामना करना पड़े। और मार्क्सवादियों ने इसकी तीखी आलोचना की और संशोधनवादी की संज्ञा इन्हें दी गई, विशेष रूप से सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। जो एक रिविजनिस्ट टर्म है, वो एक तरीके से क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर अपशब्द के रूप में या गाली के रूप में इस्तेमाल होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी सुविधा के अनुसार मूल सिद्धांतों को छोड़ देता है,
और किसी और दिशा में आगे बढ़ जाता है तो उसे रिविजनिस्ट माना गया। और मूल सिद्धांत का यहाँ पर मतलब यह है मार्क्सवाद के भीतर कि उसकी यह आस्था हो कि अगर हम क्रांति पूर्व स्थिति में रह रहे हैं तो पूंजीवादी राज्य से हमारा टकराव है, हमारा मुकाबला है और हमें क्रांति की दिशा में आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से जो सोशल डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग थे वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस चीज को एकदम से छोड़ दिया। पहले उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद के प्राप्ति की बात की, पर बाद में उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हमें पूंजीवाद में संशोधन करने की आवश्यकता है। बहरहाल 1945 के बाद के दौर में जो यूरोप में सोशल डेमोक्रेसी की लोकप्रियता काफी बढ़ी। अब मैं आपके सामने सामाजिक लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आगे हम थोड़ा सा कुछ बिंदुओं को विशेष रूप से देखेंगे, खासतौर पे इथिकल सोशलिज्म यानी कि शास्त्रीय समाजवाद के पहलू को और रिविजनिज्म के या संशोधनवाद के पहलू को। लेकिन अभी मैं परिचयात्मक रूप से आपके सामने इन विशेषताओं को रखना चाह रहा हूँ। नीति शास्त्रीय समाजवाद या इथिकल सोशलिज्म से मतलब यहाँ पर यह है कि जो एक सामाजिक रूप से एक इथिकल चीजें मानी गई हैं, धर्म से और नैतिकता से जुड़ी चीजें मानी गई हैं, उनके आधार पर समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देना, चाहे वो किसी एक धर्म विशेष जैसे कि ईसाईयत से जुड़े हुए मूल्यों को बढ़ावा देने की बात हो, या फिर लोगों के भीतर इस तरीके की नैतिक चेतना जगाना कि वे बाकी मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और एक तरीके से समतावाद की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये एक प्रमुख विशेषता है। थोड़ी विस्तार से मैं इस पे कुछ समय बाद और बातें कहूंगा। दूसरा सुधारवाद। सुधारवाद जो है उसमें यही माना जाता है कि हम जो मौजूदा व्यवस्था है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बजाय धीरे धीरे उसमें क्रमिक तरीके से सुधार कर सकते हैं। और जो क्रमिकवाद है वो इसी से जुड़ा हुआ पहलू है कि एकदम से एकाएक पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना और उसके बाद यह कल्पना करना कि हम एक समाजवादी राज्य की स्थापना कर लेंगे, यह एक सही अपेक्षा या सही एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसकी बजाय हमें धीरे धीरे बदलावों पर जोर देना चाहिए। और इसी से अगली जो इसकी विशेषता है वह है कि पूंजीवाद का ह्यूमनाइजेशन किया जाना चाहिए, मानवीयकरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पूंजीवाद एक प्रतियोगिता पर आधारित व्यवस्था है। पूंजीवाद के भीतर यह संभावना है कि वह दो वर्गों या दो से कुछ एक आध ज्यादा वर्गों की भी स्थिति हो सकती है, लेकिन एक ऐसा वर्ग होगा जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होगा और वह वर्ग बाकी सारे वर्गों का शोषण करेगा। तो ये जो स्थिति है उसमें सोशल डेमोक्रेसी के जो समर्थक हैं वे इसे एक मानवीय स्थिति में तब्दील करना चाहते हैं। वे इसे ज्यादा ह्यूमन सिचुएशन में तब्दील करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करना संभव है। और इसी संदर्भ में वे पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। जो पुनर्वितरण का जो पूरा तर्क है वह इसी बात से जुड़ा हुआ है कि जो कुछ हाथों में संसाधन होते हैं, कुछ हाथों में रिसोर्सेज होती हैं, उन्हें एक ऐसी व्यवस्था बनाकर बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो साधनों से हीन है, और यह एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यधिक बाधित ना हो। थोड़ी बहुत सीमाएं उस पर लगती हैं तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन करके ही हम सुधारवाद और क्रमिकवाद के द्वारा समाजवाद की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल डेमोक्रेसी की जो पूरी अवधारणा है उसमें जिस तरीके की समाजवाद की परिकल्पना की गई है उसमें यह माना जाता है कि जो वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है वो तो पूंजीवाद के भीतर होती है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वह यह है कि हम इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को कम से कम करें। और सोशल डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हमेशा ही जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में एक समानता की स्थिति बने। इसी संदर्भ में वो सापेक्षिक समानता की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती है जिसकी कल्पना साम्यवादी स्थिति के रूप में मार्क्सवाद के भीतर की गई है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी सिवाय अपने कुछ कपड़े या निजी जरूरत के सामान के,
और हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। जो सोशल डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर्स हैं, जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करने वाले लोग हैं, वे यह मानते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं लाई जा सकती है, लेकिन ज़रूर ऐसी स्थिति लाई जा सकती है, जहाँ पर असमानता की जो खाई है, वह बहुत चौड़ी ना हो। एक सापेक्षिक समानता की स्थिति हो, जो लोग श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं, जो वो लोग ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, उनके पास भी ऐसा संसाधन रहे कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएँ, एक स्तर तक अपने लिए अच्छी ज़िंदगी हासिल कर पाएँ और अगर मौका मिले तो वो और आगे जा पाएँ। और जो दूसरा वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधन है, वह भी संयमित रूप से अपने अपनी संपत्ति का प्रयोग करे। और इस संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का भी समर्थन सोशल डेमोक्रेसी को मानने वाले लोगों ने किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारे देश में भी लागू की गई आज़ादी के बाद के दौर में, उसका अर्थ यह है कि जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र हैं, वह निजी हाथों में, निजी उद्यमियों के हाथों में रहेंगे और कुछ क्षेत्र जो हैं, उस पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। और इसके माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है, जिससे कि दोनों मिलकर देश की जो पूरी व्यवस्था है, उसको आगे ले जाएँगे। अब इसमें हमेशा अलग-अलग तरीके के विवाद उभर कर सामने आते हैं कि किस पहलू पर जो निजी क्षेत्र है उसका कब्जा होना चाहिए और किस पहलू पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। बहरहाल इसमें आर्थिक प्रबंधन पर जोर दिया जाता है जिससे कि समाज में असमानता ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। संसदीय दल की राजनीति पे विश्वास किया जाता है, संसदीय राजनीति में विश्वास किया जाता है, बजाय इसके कि कोई क्रांतिकारी राजनीति हो, जिसमें कि एक खास तरीके के समूह को बाकी समूहों के लिए दुश्मन घोषित किया जाए और उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाई जाए। इसके बजाय नीतियों को जनता के सामने रखकर, लोगों के सामने रखकर एक ऐसी सरकार बनाने पर जोर दिया जाता है, जो कि सामने आने यानी कि गठित होने के बाद जो गरीब लोग हैं या श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनकी भलाई के लिए काम करे, समाज में जो असमानता की खाई है, उसको कम करने का प्रयास करे। राजनीतिक बहुलवाद भी इसकी एक विशेषता है, यानी कि यह माना जाता है सोशल डेमोक्रेसी के भीतर जो कि एक तरीके से जो क्लासिकल मार्क्सवाद उससे काफ़ी अलग जाता है क्योंकि क्लासिकल मार्क्सवाद में एक जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके प्रभुत्व को काफ़ी जोर दिया गया इस नाम पर कि वह सर्वहारा का प्रतिनिधित्व या प्रोलेटेरिएट का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, वे यह कहते हैं कि पॉलिटिकल प्लुरलिज्म या राजनीतिक बहुलवाद होना चाहिए। पॉलिटिकल प्लुरलिज्म का अर्थ यह है कि जो अलग-अलग समझ या अलग-अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं या दल हैं, उनको अपना अस्तित्व कायम रखने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है और इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य की बात कही जाती है कि जो राज्य होगा वह उदारवादी मूल्यों को आगे बढ़ाएगा, जिसमें कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता की हिफाजत की बात होगी और जिसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो एक लोकतांत्रिक राज्य है वह काम करेगा और वह हर तरीके के बहुलवाद को का सम्मान देने की बात करेगा। जो अगली विशेषता है वह इस बात से संबंधित है कि जो एक राष्ट्र राज्य है वह एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा यूनिट है जिसके भीतर हम एक बेहतर समाज की या एक समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। यह विचार जो है वह काफी हद तक एक अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर पाया जाता है, उससे खुद को दूर करता है और यह एक राष्ट्र राज्य को एक सार्थक इकाई या एक मीनिंगफुल यूनिट के रूप में मानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किन्स के विचारों से प्रभावित है। किन्स हम जानते हैं कि जो महामंदी का एक जो दौर आया था 1930 के दशक के आरंभ में, उस दौर में किन्स के विचारों ने मंदी से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया था और उसमें उन्होंने राज्य की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना था बाजार के भीतर। तो ये एक जो किन्सवाद का प्रभाव है वह भी सोशल डेमोक्रेसी के भीतर है, यानी कि इसमें हम माना जाता है कि हम बाजार को बिल्कुल अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते हैं, जैसा कि उदारवाद के भीतर या फिर पूंजीवाद के समर्थन
समर्थक विचारधाराओं के भीतर यह माना जाता है। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि बाजार की अपनी एक भूमिका है, लेकिन राज्य की भी अपनी एक भूमिका है और राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि वह एक ऐसी स्थिति ना आने दे जिससे बाजार की शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में संकुचित हो जाए और वो बाकी लोगों का अपने मनचाहे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन या शोषण करे। तो राज्य की एक सक्रिय भूमिका की जो पूरी अवधारणा है वह भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से इस चिंतन में सामने आती है, जो सोशल डेमोक्रेसी से जुड़े हुए विचार रहे हैं। अब इसमें यह माना जाता है, जो एक हमने जो पहली बात नीति शास्त्रीय समाजवाद की जो बात कही थी, उसको मैं थोड़ा-सा विस्तार से आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि जो नीति शास्त्रीय समाजवाद का जो पूरा पहलू है, वह इसे काफ़ी अलग करता है मार्क्सवाद से। तो जैसे कि मार्क्स और एंगल्स ने वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर दिया था, लेकिन उससे अलग हटकर जो एक पूरा पहलू है, उसमें जो एक सोशल डेमोक्रेसी का पहलू है, उसमें एथिकल सोशलिज्म पर जोर दिया जाता है। चार्ल्स फोरिये, माइकल ओवन और विलियम मॉरिस जैसे विचारकों का इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और ईसाई धर्म की सार्वभौमिक बंधुता, यानी कि पूरी दुनिया के लोग आपस में एक भाई-बहन की तरह हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी के बीच इतनी शत्रुता नहीं है कि वो दूसरों के अस्तित्व का सम्मान ना कर पाए। तो इस तरीके के जो विचार हैं, ईसाई सार्वभौमिक बंधुता के, उसके आधार पर समाजवाद की नींव रखी गई। एरिस्टोने ने अपनी पुस्तक इक्वालिटी में ईसाई मूल्यों के आधार पर पूंजीवादी शोषण की आलोचना की थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि इस तरीके का जो शोषण होता है, वह एक तरीके से जो व्यक्तियों के बीच में बंधुता की जो भावना होती है, उसको नष्ट करता है और यह एक तरीके से ईसाई धर्म की मूल भावना का उल्लंघन होता है। तो उन्होंने पूंजीवाद की सीमाओं को रेखांकित किया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इक्वालिटी में। अब अगर हम दूसरे पहलू को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझे, संशोधनवाद को, तो इस संदर्भ में हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि संशोधनवाद का जो एक अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर जिन चीज़ों को सूत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, अगर कोई व्यक्ति उससे अलग हटकर विचारों को रखता, तो उसे संशोधनवादी करार दे दिया जाता था और इसे एक नकारात्मक शब्द के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये जो संशोधनवाद की जो पूरी धारा है, वह एडवर्ड बर्नस्टीन के राइटिंग से उभर कर सामने आई। एडवर्ड बर्नस्टीन ने अपने लेखन में इस बात पर जोर दिया था कि जो एक पूरी व्यवस्था है, या जो पूरा सूत्रीकरण है मार्क्सवाद के भीतर, उसमें जो कि वो बिल्कुल सही नहीं है। वो बर्नस्टीन जर्मनी के एक राजनेता थे, आरंभिक दौर में वो मार्क्सवादी सिद्धांतकार थे। वे जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसपीडी के सदस्य थे। उनके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के साथ घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी सोच में त्रुटियों को देखकर मार्क्सवाद द्वारा प्रायोजित या आयोजित विचारों की प्रखर आलोचना की और मार्क्सवादी भौतिकवादी सिद्धांत की जांच करने की चुनौती दी। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण हिस्से को खारिज कर दिया, जो हेगेलियन आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थे। इसके साथ-साथ उन्होंने हेगेलियन व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य को भी खारिज किया। बर्नस्टीन ने अपनी पार्टी को मार्क्सवादी परंपरागत समझ को संशोधित करने का, अपनी पार्टी के भीतर जो परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी, उसे संशोधित करने का प्रयास किया। उन्होंने मार्क्सवाद में क्रांति की अपरिहार्यता को स्वीकार किया, करने के बाद भी स्वयं को सच्चा मार्क्सवादी कहना ना छोड़ा। यानी कि वो मार्क्सवाद के प्रति अपनी आस्था रखते थे, लेकिन उन्होंने क्रांति से संबंधित जो पूरे विचार थे, उसकी सीमाओं को उजागर किया और अपनी पुस्तक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो कि 1894 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने पूंजीवाद के भीतर ही क्रमिक रूप से समाजवाद की प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया। उन्होंने यह कहा कि पूंजीवाद के भीतर जो यह कल्पना मार्क्सवाद द्वारा की जाती है कि दो वर्ग बन जाएंगे और एक वर्ग काफी शोषण करेगा दूसरे वर्ग का, तो यह स्थिति आवश्यक रूप से आएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसके बजाय एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, या उनका यह कहना था कि यही स्थिति आएगी कि जो दो वर्ग हैं उनके बीच में एक तरीके का सामंजस्य बनेगा और धीरे धीरे करके
वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सामंजस्य की स्थिति आएगी और क्रांति के बगैर ही, एक हिंसक क्रांति के बगैर ही आखिरकार क्रमिक रूप से समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। तो जो रिविजनिज्म की जो पूरी धारणा है वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मार्क्सवादियों के हिसाब से सोशल डेमोक्रेसी का आधार बन गया कि हमें क्रांति की तरफ या फिर मजदूरों को संगठित करके पूंजीपति वर्ग के खिलाफ बगावत या विद्रोह करने की दिशा में आगे बढ़ने की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें धीरे-धीरे पूंजीवादी राज्य के भीतर ही परिवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो एक अन्य धारा इवोल्यूशनरी सोशलिज्म और जो सोशल डेमोक्रेसी के जो तत्व थे उनके साथ जुड़कर सामने आई, वह फेबियन विचारधारा के रूप में, फेबियन समाजवाद के रूप में जाना जाता है। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है जिसका जन्म वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिलोम के रूप में हुआ। रोमन सेनापति फेबियस कुंटेटर के नाम पर इसी विचारधारा का नामकरण किया गया। फेबियन समाज ब्रिटेन में 1884 में संगठित की गई थी और 1900 में यह साहित्यिक पत्रकार दल के रूप में लेबर पार्टी से संलग्न हो गई। लेबर पार्टी अभी भी ब्रिटेन में सक्रिय है। लेनिन के अनुसार फेबियन समाजवाद अवसरवाद तथा उदारतावादी मजदूर नीति की सर्वाधिक पूर्ण अभिव्यक्ति है, यानी कि लेनिन ने इसकी तीखी आलोचना की थी और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह उदारवादी मूल्यों के साथ श्रमिक के पक्ष में नीतियां बनाने पर बल देता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी और नेहरू की नीतियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फेबियन समाजवाद समाज के प्रवक्ता बी तथा एम वेब दंपत्ति, एम फिलिप्स, एच जी वेल्स और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, वो इससे जुड़े हुए थे। और फेबियन समाजवाद आधिकारिक रूप से दर्शन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता है, परंतु उसके अनेक प्रवक्ता धर्म का समर्थन करते हैं। ये वर्ग संघर्ष से इनकार करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में नेहरू इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो ये जो फेबियन सोशलिज्म की जो पूरी बात है उसमें यही था कि संसदीय राजनीति में चुनाव लड़कर और कुछ ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाया जाए सत्ता में आने पर जो कि समाज की असमानता को दूर करे। लेकिन जो इसका एक महत्वपूर्ण तत्व था और जिसे कि हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यह तत्व फेबियन सोशलिज्म को या सोशल डेमोक्रेट्स को काफी हद तक क्लासिकल मार्क्सवाद से अलग करता है, और वह तत्व है उदारवादी मूल्यों के प्रति एक समर्पण। यानी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को अपने धर्म का अनुपालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को सरकार की तीखी आलोचना करने की आजादी होनी चाहिए। तो ये एक ऐसे तत्व थे जिनको साथ रखते हुए समाजवाद की ओर आगे बढ़ना, जन उन्मुखी नीतियों को अपनाना, समाज में असमानता को कम करना, यह एक प्रमुख विशेषता फेबियन सोशलिज्म की मानी गई। और एक तरीके से इन नीतियों पर ज्यादा जोर देना इसकी एक विशेषता है जो कि इसे काफी हद तक सोशल डेमोक्रेट्स के करीब ले जाती है। जो रिविजनिज्म के भीतर जो विचार अलग तरीके से एडवर्ड बर्नस्टीन ने प्रस्तुत किया, वह भी काफी फेबियन सोशलिज्म के करीब लग सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि फेबियन सोशलिस्ट जो थे वो क्लास के आधार पर विचार करते हुए मार्क्सवाद से सीधी मुठभेड़ करने के बजाय इस बात पर ज्यादा जोर देते थे कि लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करते हुए किस तरीके से एक ऐसे समाज की ओर बढ़ा जाए जिसमें कम से कम गैर बराबरी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच समानता हो, लोगों के पास सभी लोगों के पास कुछ बुनियादी संसाधन हो और कोई भी वर्ग इतनी मजबूत स्थिति में ना हो कि वो दूसरों का दमन कर सके। और इस लिहाज से हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत में इस तरह की नीतियां अपनाई अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, और वो लास्की से काफी प्रभावित थे और दूसरे कई अन्य विचारकों से। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी की और इससे जुड़ी पूरी जो एक विचारधारात्मक यात्रा रही, उसकी कुछ बुनियादी कमियां भी रही हैं जिसके कारण से इसे काफी चुनौती भी मिली, चाहे वो फेबियन सोशलिज्म के नाम पर हो या कुछ अन्य संगठनों के नाम पर। मिसाल के तौर पर अगर हम लेबर पार्टी की बात करें या कई अन्य दलों की जो कि यूरोप में थी, उन्हें काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा 1970 और 1980 के दशक में। इन दलों की लोकप्रियता में काफी कमी आई। किन्सवादी सामाजिक लोकतंत्र में कार्य कुशलता और वितरण समानता दोनों पर जोर दिया जा रहा था, यानी कि
एक तरफ जो निजी क्षेत्र है, जो मार्केट है, वह एफिशिएंट तरीके से चीज़ों का उत्पादन करता रहे, इस पहलू पर जोर दिया जा रहा था। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा था कि जो समाज में एक असमानता की स्थिति है, वह नियंत्रण से बाहर ना हो जाए या एक तरह की समानता की दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए संसाधनों का वितरण भी किया जाए। लेकिन यही इसकी एक मुख्य समस्या बन गया। इसका कारण यह था कि जो एक तबका जो कि एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा था, एक तरफ उसे यह एहसास हुआ कि उसका जो काम करने का एक तरीका है, उस पर काफ़ी रोक-टोक है और इसके अलावा उसे यह एहसास हुआ कि वह बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहा है। तो इन दोनों ही स्थितियों में उसने जो सोशल डेमोक्रेसी की जो पूरी अवधारणा थी, उसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो लोग असमानता को झेल रहे थे, उन्हें भी एक तरीके का असंतोष हुआ इस पूरी व्यवस्था से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके कल्याण के लिए जितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो रही हैं। तो लेकिन जो पहला पहलू था, वो ज़्यादा गंभीर था और इसका एक बड़ा कारण यह भी हुआ कि अधिकांश देशों में जो सरकार की गतिविधियाँ थीं, वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी बढ़ गई और उससे जो स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियाँ निजी क्षेत्र के या प्राइवेट सेक्टर के दायरे में होती हैं, उन पर काफ़ी रोक-टोक लगने लगी और इससे कल्याणकारी लोकतंत्र की जो पूरी अवधारणा थी, वो समस्यापूर्ण बन गई। यूरोप में सामाजिक लोकतांत्रिक दलों को लगातार हार का सामना करना पड़ा। आर्थिक वैश्वीकरण के बढ़ने से सामाजिक लोकतंत्र के आर्थिक मॉडल को चुनौती मिली, क्योंकि जो मॉडल था वो उसमें वितरण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। लेकिन जब आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ा तो उसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन की बात भी हुई और लिबरलाइजेशन की बात भी हुई। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो एक तरीके से दिया जाए निजी क्षेत्रों के हाथ में, जिन्हें पहले राज्य अपने हाथ में रख रहा था। और लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जिन नीतियों के तहत राज्य निजी क्षेत्र पर या जिन कानूनों के तहत या जिन कानूनों की सहायता से राज्य निजी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रख रहा था, उन कानूनों को उदार बनाया जाए ताकि निजी क्षेत्र ज़्यादा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। तो ये कुछ ऐसी स्थितियाँ थीं जिसने कि सोशल डेमोक्रेसी का जो एक बड़ा तत्व था, यानी कि वितरण का तत्व, और यह वितरण सक्रिय राज्य के माध्यम से या एक्टिव स्टेट के माध्यम से किया जाना था, उस पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके बाद मुझे उम्मीद है आप सब लोग को ये पता होगा कि 1989 1989 और 1990 के आसपास जो सोवियत यूनियन था उसका विघटन हुआ और उस विघटन के कारण जो एक वितरण की नीति या पुनर्वितरण की जो नीति मानी जाती है, जो सक्रिय राज्य की नीति मानी जाती थी, उसको गहरा चोट पहुंचा और इस रूप में जो एक पूरा सोशल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी के विचार को मानने वाले दल थे, उनकी लेजिटिमेसी या उनकी वैधता को भी चुनौती मिली। और इन सब कारकों के कारण जो ये दल थे जो कि सोशल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, उसमें से कई दलों ने एक तरीके से थर्ड वे की बात की और इसी थर्ड वे को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। और यह एक तरीके से इसे न्यू रिविजनिज्म या नव संशोधनवाद और थर्ड वे या तीसरे रास्ते के रूप में भी जाना गया। 1990 के दशक में कई सोशल डेमोक्रेटिक दलों ने खुद को पारंपरिक सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति जुड़ाव से दूर कर लिया। इसे थर्ड वे, रेडिकल सेंटर आदि नामों से जाना गया। बिल क्लिंटन ने न्यू डेमोक्रेट का एक नारा दिया, टोनी ब्लेयर ने न्यू लेबर की अवधारणा प्रस्तुत की और इन सब चीजों में इसी पहलू पर ज्यादा जोर दिया गया कि अब जिस तरीके से एक अत्यधिक सक्रिय राज्य की मांग की बात कही जा रही थी, सोशल डेमोक्रेसी के समर्थकों के द्वारा वितरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, जो निजी क्षेत्र है या जो बाजार का दायरा है उस पर नियंत्रण की बात कही जा रही थी, अब इससे ये लोग थोड़ा दूर हटने लगे और उन्होंने खुद को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब अगर हम थर्ड वे की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखें तो इसमें एक तरीके से जो न्यू लिबरलिज्म है उसको स्वीकृति प्रदान की गई। उसका जो बुनियादी एक आधार था जिसमें कि व्यक्ति की इफिशियंसी, उसकी कार्यकुशलता को ज्यादा महत्व देने की बात थी, राज्य की भूमिका में कटौती करने की बात थी, जिसमें एक ऐसी स्थिति बनाने की बात थी जिससे कि व्यक्ति अपने उत्पादन के काम को बेहतर तरीके से कर पाए।
तो ये इन सब चीजों को महत्व देने लगे और उन्होंने सूचना समाज यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी या नॉलेज इकोनॉमी जैसे विचारों को भी स्वीकार किया। दूसरे स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण तत्व है कि थर्ड वे को अपनाने के बावजूद इन्होंने लिबरल इंडिविजुअलिज्म या उदारवादी व्यक्तिवाद को आत्मसात नहीं किया। इसके बजाय वे समुदायवाद के नजदीक हैं। आपको यह पता होगा कि समुदायवाद जो है वो 1980 के दशक में उभर कर सामने आया था और समुदायवादी जो चिंतन था उसमें मुख्य रूप से यह जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत था उसके उस सिद्धांत की आलोचना के रूप में उभर कर सामने आया था। जॉन रॉल्स और उदारवाद के भीतर जो व्यक्ति की अवधारणा थी उसे समुदायवादियों ने एक तरीके से एटमिस्ट अवधारणा की संज्ञा दी और उसकी आलोचना की और उन्होंने यह कहा कि जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति की एक ऐसी अवधारणा को विकसित किया जाए जिसमें यह माना जाए कि व्यक्ति समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो जो थर्ड वे की बात करने वाले राजनीतिक दल थे या जो विचारक थे उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि निश्चित रूप से नव उदारवादी मूल्यों को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन उदारवादी व्यक्तिवाद को अपनाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें यह मानना होगा कि जो व्यक्ति है वो समुदाय के भीतर अवस्थित है, समुदाय के से उसका एक कनेक्शन, उसका एक जुड़ाव है और उससे अलग करके हम व्यक्ति की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस रूप में इन्होंने अपने विचार को रखा। इसके अलावा इसमें निष्पक्षता, आत्म अवसर यानी कि खुद को व्यक्ति इतना सक्षम हो कि खुद के लिए अवसर पैदा करे, खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, सेल्फ रिलायंट हो, लेकिन इसके साथ ही अंतर्निर्भरता यानी कि उसके साथ अगर हम सेल्फ रिलायंट हैं तब भी हमारे भीतर यह एहसास हो कि जो बाकी लोग हैं उन पर भी हम निर्भर हैं या वो भी हम पर निर्भर हैं। तो एक समुदाय का जो मूल्य है उस पर भी थर्ड वे में लगातार जोर दिया गया। हालांकि एंथोनी गिडेंस से कहते हैं कि इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इसमें एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन या एक तरीके का अंतर्विरोध है। तो ये जो थर्ड वे का विचार था उसकी आलोचना गिडेंस ने की। इसके साथ ही इसमें प्रतियोगी बाजार राज्य की अवधारणा की बात कही गई। यह जो अवधारणा है कॉम्पिटिटिव मार्केट स्टेट, वह नव उदारवादी न्यूनतम राज्य की अवधारणा से अलग है। प्रतियोगी बाजार राज्य की अवधारणा जो है वह इस बात से संबंधित है कि बाजार में जो कारक हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको आजादी होनी चाहिए, लेकिन राज्य बिल्कुल ही गायब नहीं होगा। अगर इस तरह की बाजार व्यवस्था एक अनिश्चितता की स्थिति में जाती है या इस तरह की जो बाजार व्यवस्था है उसमें अत्यधिक असमानता की स्थिति पैदा होने लगती है, तो नियमन करने के लिए बाजार के दायरे में राज्य की भूमिका रहेगी। हालांकि वो पहले की तरह एक सक्रिय राज्य नहीं रहेगा, लेकिन वह नव उदारतावादी जो एक मिनिमल राज्य है, क्योंकि नव उदारतावाद या नव उदारवाद के भीतर, न्यू लिबरलिज्म के भीतर यह माना जाता है कि जो राज्य होता है वह एक मिनिमल राज्य के रूप में होता है जिसका काम है कि बस कानून व्यवस्था कायम रहे और कोई किसी के साथ हिंसा ना करे, कोई किसी को धोखा ना दे, लेकिन उसके बाद लोग जो आर्थिक गतिविधि करते हैं, लोग जो अपने लिए संसाधन कमाते हैं, उस पर उनका स्वामित्व होना चाहिए। तो हमें यह याद रखने की जरूरत है कि जो थर्ड वे है उसमें एक तरीके से न्यू लिबरलिज्म के बहुत सारे वैल्यूज को अपनाया गया, लेकिन उसमें समुदाय के महत्व को पूरी तरीके से नकारा नहीं गया और ना ही उसमें राज्य को न्यू लिबरल तरीके से बिल्कुल पीछे कर दिया गया, बल्कि राज्य को एक नियमन की भूमिका में रखा गया और एक प्रतियोगी बाजार राज्य की परिकल्पना की गई, जो कि बाजार की स्वतंत्रता को सम्मान देते हुए भी एक तरह की भूमिका में रहे। अब ये जो हमने चर्चा की वह एक तरीके से यह दिखाता है कि जो सोशल डेमोक्रेसी है, जिस तरीके से मार्क्सवाद एक झंझावातों में फंसा हुआ महसूस हुआ बहुत सारे विचारकों को 1989 के बाद के दौर में, उसी तरीके से सोशल डेमोक्रेसी की अवधारणा भी है। लेकिन मैं इस पहलू पर आखिर में आऊंगा जब हम इस बात को देखेंगे कि जो सोशल डेमोक्रेसी का विचार है वह दूसरे रूपों में जरूर भारत या अन्य देशों में भी सामने आया है और वो एक आवश्यक कारक के रूप में मौजूद है अभी भी, हालांकि उसका स्वरूप काफी बदला है। मैं बस एक उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मानते हैं वहां भी
समाजवाद की एक धारा विकसित हुई। समाजवाद की इस धारा को बनाने वाले लोगों में, बनाने वाले विचारकों में मार्क्सवाद के बारे में समझ थी। वे मार्क्सवाद के अध्येता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सोवियत यूनियन की धारा का अनुसरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर हम भारत में बात करें तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और बाद में आजादी के बाद 60 के दशक में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का गठन हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ पर थी 1924-25 के समय से ही। लेकिन भारत में जो समाजवादी धारा है उसमें मार्क्सवाद के प्रति एक आकर्षण होने के बावजूद कुछ दूसरे मूल्यों पर बल दिया गया, और यह मूल्य जो है वो आवश्यक रूप से हिंसक क्रांति को नकारने से संबंधित है। मैं उस पहलू पे थोड़े समय बाद आता हूं। मैं सिर्फ आपको एक ऐतिहासिक रूप से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के भीतर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में, और इसमें उस समय जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करने वाले नेतागण थे, उनमें एक प्रेरणा के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। यानी कि वो सक्रिय रूप से इंडियन जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके गठन में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक काफी प्रेरणा का काम किया इस तरीके के संगठन के गठन करने में। और भारतीय समाजवादी नेता प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता और सन 1929 के आर्थिक संकट के समय पूंजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फासिज्म की विजय और दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक संकट से मुक्ति तथा उसकी सफलता, इन सब कारणों से अनेक राष्ट्रभक्त समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। इनमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता उल्लेखनीय नाम हैं। आचार्य नरेंद्र देव की तस्वीर है स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया हैं। अब इन सभी विचारकों ने जिस एक पहलू पर जोर दिया वह यह था कि वो कांग्रेस के शुरुआती दौर में वो कांग्रेस के दायरे के भीतर ही रहे, और वो ये चाहते थे कि कांग्रेस के भीतर जो एक दक्षिणपंथी या राइट विंग तत्व है उसे चुनौती दी जाए और समाजवादी ढंग से स्वराज प्राप्ति की जाए और समाजवादी मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। कुछ हद तक इन लोगों ने गांधी जी के समझौतावादी नीति का भी विरोध किया। गांधी जी घोर अहिंसावादी थे, लेकिन जबकि समाजवादी यह मानते थे कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो सशस्त्र आंदोलन का सहारा लिया जा सकता है, और 1942 के आंदोलन में जेपी और लोहिया ने इस तरीके से एक सशस्त्र आंदोलन चलाया भी था। लेकिन जो मुख्य बात थी, जो कि बाद में और लोहिया के लेखन में और जेपी के लेखन में उभर कर सामने आई, वह यह थी कि बाद के दौर में इन लोगों ने काफी हद तक जो हिंसा की बात थी उसको एक तरफ छोड़ दिया। लोहिया ने सिविल नाफरमानी की बात की, यानी कि अन्यायपूर्ण स्थिति या अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस के रूप का इस्तेमाल करना, जिसे गांधी जी सत्याग्रह कहते थे, उसे लोहिया ने एक नए रूप में सिविल नाफरमानी कहा। इन लोगों ने बड़े उद्योगों को सीमित रखने की बात की कि बड़े उद्योग सिर्फ आप वहीं लगाइए जहां की उनकी जरूरत हो, बाकी जहां तक कुटीर उद्योगों या फिर छोटे उद्योगों से काम चल सकता है उन्हें लगाने पर इन लोगों ने जोर दिया। इन लोगों ने भारतीय संदर्भ में वर्ग और जाति के मिश्रण की बात कही और इस बात पर जोर दिया कि जो जाति है वह भी वर्ग से एक मिली जुली रूप में काम करती है और हम जाति को नकार कर सिर्फ वर्ग के आधार पर विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जिस समुदाय या जिस राष्ट्र राज्य के भीतर वो समाजवाद की कल्पना कर रहे हैं, वहां के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, उसे पूरी तरीके से खारिज करने के बजाय तार्किक रूप से विचार के रूप में उससे जुड़ाव करने की जरूरत है। तो मिसाल के तौर पर आचार्य नरेंद्र देव ने मार्क्सवाद और बौद्ध धर्म को लेकर काफी कुछ लेखन करने की कोशिश की। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जाति की को वो एक अन्याय के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार करने लगे थे, विशेष रूप से राम मनोहर लोहिया ने अपने सैद्धांतिकरण में इसे स्थान दिया और आजादी के बाद के दौर में इसे एक राजनीतिक गोलबंदी का महत्वपूर्ण हथियार या महत्वपूर्ण साधन बनाया। जो चीज हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है वह यह है कि जो समाजवादी धारा थी उसके नाम पर अभी भी बहुत सारी पार्टियां मौजूद हैं
और जो एक पिछड़ी जातियों की गुलबंदी की राजनीति थी, वे इसी तत्व पर अब ज्यादा जोर देते हैं। वैचारिक भटकाव की बात हम कर सकते हैं, वह एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जो पश्चिमी अनुभव है उससे अलग भारत में एक अलग प्रयोग हुआ। और जैसे नेहरू ने, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो 1955 में आवड़ी कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने समाजवाद को अपना एक लक्ष्य घोषित किया। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 1976 में 1976 में समाजवादी शब्द को संविधान के प्रियम्बल या प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो एक रुझान हमेशा से ही रहा है। और बाद के दौर में हम देखते हैं कि उदारीकरण की नीति हिंदुस्तान में, उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, लेकिन इसके बावजूद राज्य की भूमिका को पूरी तरीके से खत्म करने की बात नहीं हुई। 21वीं सदी के पहले दशक में राज्य और ज्यादा सक्रिय रूप से पुनर्वितरण की नीतियों को लेकर सामने आता है। हालांकि उदारीकरण पर भी जोर दिया जाता रहा। काफी हद तक ये थर्ड वे की तरह ही माना जा सकता है जो पश्चिमी देशों में हुआ, जबकि राज्य हिंदुस्तान में, हमारे देश में मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लेकर आता है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रूप में। तो मेरा ये कहना है कि ये कानून है, संसद के द्वारा बना हुआ कानून है मनरेगा, तो स्कीम की जगह एक्ट हमें बोलना चाहिए था। तो ये जो मनरेगा या फिर दूसरे कई अन्य चीजें, वहां राज्य एक तरीके से बाजार को उदार बनाने के बावजूद एक ऐसी भूमिका में आता है जो समाज के वंचित तबकों की मदद के लिए कुछ योजनाएं बना रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम 21वीं सदी या वर्तमान दौर में समाजवाद को देखें, तो जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म का आइडिया है, जिसमें कि राज्य की सक्रिय भूमिका के माध्यम से बदलाव की कल्पना की गई थी, हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह पूरी तरीके से सफल है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसका बहुत जोर है। हिंदुस्तान में भी जो नेहरूवादी नीतियां थी उनकी काफी मुखालफत की गई, तभी हम आगे बढ़े ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीति की तरफ। लेकिन हमने राज्य को पूरी तरीके से न्यू लिबरल स्टेट की दिशा में नहीं जाने दिया। यह हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरीके से जो एक जोर दिया जाता है समानता पर समाजवाद के भीतर, वह एक ऐसी आकर्षक चीज है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जिन देशों में व्यापक स्तर पर गरीबी है, वहां लोकतांत्रिक सरकारें कभी भी इस कारक का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। तो एक अलग रूप में जो समाजवादी मूल्य थे उनकी जरूरत बनी हुई है। और कई बार जब संकट की स्थिति होती है, जब आर्थिक मंदी का दौर आता है, जब निजी कंपनियां खतरे में पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में खुद चाहती हैं कि राज्य सक्रिय भूमिका निभाए। तो राज्य की भूमिका आर्थिक मामलों में पहले जितनी नहीं है, पर जरूर बनी हुई है। अब हमने जब इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की चर्चा हम कर रहे थे, तो हमने यह बताने की कोशिश की आपको कि किस तरीके की आलोचनाएं खुद क्लासिकल मार्क्सवाद के भीतर से सोशलिज्म की या इस समाजवाद की इस धारा की आई, किस तरीके से उदारवादी इसकी आलोचना कर सकते हैं कि राज्य को जरूरत से ज्यादा भूमिका देता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार ऐसा लगता है कि एक राज्य का पहरा हो गया है और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकता है। नारीवादी यह कह सकती हैं कि अलग से महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करने की आवश्यकता जो है वो सोशल डेमोक्रेसी की जो पूरी अवधारणा है उसमें उस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। अराजकतावादी राज्य को प्रश्रय देने के लिए इसकी आलोचना कर सकते हैं, जैसे कि वही राज्य का प्रश्रय देने वाले हर विचारधारा की आलोचना के रूप में अपनी बातों को रखते हैं। उसी तरीके से उत्तर आधुनिकतावादी यह कह सकते हैं कि यह भी जो व्यक्ति का एक विचारधारा के रूप में व्यक्ति को एक दायरे में बांधने या एक ही तरीके की चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो कई तरह की आलोचनाएं सोशल डेमोक्रेसी की हैं। खुद इसके अंदर कई आलोचनाएं आई, इसने अपने आप को बदला और हम ये कह सकते हैं कि जिस रूप में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर कर सामने आया था, आज यह उस रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन एक ऐसी विचारधारा के रूप में जरूर मौजूद है जो अभी भी लोगों को आकर्षित करती है। जिसकी जो सबसे बुनियादी बात है वह यह है कि उदारवाद के ग्रहण करने लायक, मानने लायक मूल्यों को स्वीकार करने के साथ हम समाजवाद की बात कर सकते हैं। और यह एक ऐसा पहलू है जिसकी सोवियत यूनियन में अवहेलना की गई,
जिसकी वर्तमान चीन में अवहेलना या इसको पूरी तरीके से नकारने की स्थिति है, तो ये एक आकर्षक चीज बन जाती है जो उदारवाद के भीतर भी या उदारवाद के प्रति समर्पित लोगों को भी इस दिशा में, इस समाजवादी दिशा में सोचने के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो समाजवाद से जुड़ी हुई इस पूरी चर्चा को मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक नई राजनीतिक विचारधारा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।